Hello everyone. Today we are going to start this very interesting topic, that is ABO grouping. In short, we are calling this different types of blood groups also. Beta, this whole concept of different type of blood groups was given by Landsteiner, and for his contribution and analysis work, he has got Nobel Prize in the year 1990 also. He was the first person to tell the world why we are having these type of blood groups and what is the reason behind it. हम यही आज के टॉपिक में देखने वाले हैं कि क्यों हमारे पास ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है। तो स्टार्ट करते हैं कॉलम नंबर 1 से, जो कि रेड कलर का डिनोटेड है। इस कॉलम में बेटा आपको चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए बी एंड द लास्ट वन इज ओ। तो ये हमारे पास चार टाइप के मेजर ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई दीज आर ओनली मेजर कैटेगरीज ऑफ ब्लड ग्रुप। ऐसा क्या हमारी बॉडी में चेंज आता है कि एक इंसान के पास बी ब्लड ग्रुप है, दूसरे के पास ओ है, तीसरे के पास ए बी या ए हो सकता है। नाउ बेटा, दिस इज द एक्चुअली अ प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एंटीजन। नेक्स्ट थिंग इज कहाँ पे प्रेजेंट है ये। दीज आर प्रेजेंट ऑन आर बी सी। यस, आर बी सीज मीन्स एरेथ्रोसाइट्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर ब्लड। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि दैट दीज आर हैविंग प्लेंटी ऑफ हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 97% of oxygen. Apart from this thing, what Landsteiner has observed कि किसी आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, दूसरे आरबीसी के पास बी टाइप का है, एंड वी आर हैविंग द थर्ड कैटेगरी ऑल्सो जिसपे दोनों ही ए एंड बी दोनों ही टाइप के एंटीजन्स की प्रेजेंस उसने डिटेक्ट की। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज ओ, जहाँ पे आपको कोई भी एंटीजन्स डिटेक्ट नहीं होगा। नाउ कॉमन लैंग्वेज में बेटा हम इसको ओ टाइप का ब्लड ग्रुप बोल तो देते हैं, बट एक्चुअली दिस इज रिगार्डेड एज ज़ीरो। ऐसे आरबीसीज जिस पे कोई भी एंटीजन ना तो ए ना ही बी प्रेजेंट होता है, उस ब्लड ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं, ओ। सो नाउ यू नो द रीज़न वेरी वेल बेटा कि क्यों हमारे पास ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। या ए होगा या तो आपके पास बी होगा। थर्ड थिंग इज दोनों भी हो सकते हैं, एंड द लास्ट थिंग इज कोई भी एंटीजन प्रेजेंट हो ही ना। आगे चलते हैं थर्ड कॉलम में, दैट इज रिगार्डिंग द एंटीबॉडीज। व्हाट आर दीज एंटीबॉडीज। हमारे WBC जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली रिगार्डेड एज सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, WBC का। नाउ दीज आर डिस्ट्रॉइंग दीज एंटीजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स, by the formation of very very special proteins, and these proteins are known as antibodies. आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, इफ़ अ बैक्टीरिया इज़ लाइकली टू इन्फेक्ट अस, तो वहाँ पे हमारे WBC उसको डीजनरेट करके सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा लेते हैं। हमें किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी मेडिसिन को लेने की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है। It is just because that our WBCs has made this antibodies. उन्होंने उस बैक्टीरिया पे अटैक किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए किल कर दिया। फाइन। नाउ दीज एंटीबॉडीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ए एंड बी। तो जो हमारे ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बेटा हमेशा अपोजिट होती हैं एंटीजेंस के। जिसके पास दोनों ही एंटीजन है, मैं ए बी वाले ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप एंटीबॉडीज़, थर्ड कॉलम आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू गॉट टू सी इन थर्ड कॉलम, you will be notice that a person whose blood group is AB neither having antibody A and antibody B. So this is the scenario कि हमारे पास अगर कोई भी एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती
तो ये आरबीसी पे अटैक करते और हमारे ही डब्ल्यूबीसी हमारे ही आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते। इसलिए इनके पास कोई भी वेपन या प्रोटीन प्रेजेंट होता ही नहीं है जो कि इनके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सके। Next thing is a person having a blood group A. Now again you got to see that this antibody is against B particle. Antibody के third column में आप देखिए second position पे antibody is regarded as anti B. तो अगर इसके पास A लिख देते हम यहाँ पे तो A वाले प्रोटीन A वाली एंटीजन्स किस पे अटैक करते हमारे एंटीजन A पे और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट था आरबीसी पे। फिर से वही सिचुएशन आ जाती आरबीसी सरवाइव नहीं कर पाते। सेम इज़ द सिनेरियो विथ बी। नाउ बी टाइप की एंटीबॉडीज़ इनके पास नहीं होती है, वो अपोजिट होती है। ए के पास बी है और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं तो इसके पास दोनों ही वेपन या आप कह सकते हैं दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। क्योंकि इसके आरबीसी को अब कोई खतरा है ही नहीं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। ये जो दो एंटीबॉडी लेके बैठे हुए हैं ये किसी पे कोई भी अटैक करने वाली है ही नहीं। नाउ लेट्स सी दिस फोर्थ कॉलम। दिस फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम इज गिविंग यू एन आइडिया कि कहाँ से और किसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किससे ले सकते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम इज गिविंग यू डिटेल्स अबाउट डोनेशन ऑफ ब्लड और यू कैन से आरबीसी। ए बी वाले जो इंसान हैं वो सिर्फ अपने सेम टाइप के ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकते हैं। See the column that they are having the capacity to denote to AB only. Now the question is क्यों अगर इस AB पर्सन ने B वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट कर दिया तो ऐसा क्या हो जाएगा। Now let's see the condition of B. B के पास बेटा एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है A वाली और जब AB ब्लड ग्रुप इसके अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो ये जो हमारा एंटीबॉडी A है ये एंटीजन A पे अटैक करेगा। दोनों ही एंटीजन एक साथ आरबीसी पे प्रेजेंट है तो फिर आरबीसी डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाएगा। फाइन। क्योंकि एबी के पास दोनों टाइप के एंटीजन है इसीलिए वो अपने अलावा किसी भी ब्लड ग्रुप में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। एबी के अलावा सब बेटा कोई ना कोई एंटीबॉडी ज़रूर लेके बैठे हैं। जैसे ही ए बी अपने एंटीजन्स किसी दूसरी बॉडी में पेनिट्रेट कराएगा ये एंटीबॉडीज़ उनको ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगी एंड हु विल बी इन डेंजर द आरबीसीज ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द ब्लड। तो इसीलिए हम इसको अवॉइड ही करते हैं कि हमें ए बी से कोई भी ब्लड नहीं चाहिए वरना एक डेंजरस प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ ए कैन डोनेट टू ए एज वेल एज ए बी। बी किसको डोनेट कर सकता है बी एज वेल एज ए बी। एंड द थर्ड थिंग इज ओ इज़ रिगार्डेड एज यूनिवर्सल डोनर। इसके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल है ही नहीं बेटा तो ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उनकी एंटीबॉडीज़ किसी के साथ कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन शो करेंगी ही नहीं। सो इट कुड बी ए बी एंड ओ। चारों ब्लड ग्रुप को ये इजीली ब्लड प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट कॉलम इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम whom दे कैन रिसीव द ब्लड। जैसे ओ यूनिवर्सल डोनर था ऐसे ही जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। द रीज़न इज़ लुक एट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। कोई भी इसके पास वेपन प्रोटीन या एंटीबॉडीज़ है ही नहीं। कोई भी इसके ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन आता है तो इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उस प्रोसेस को रेजिस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। कोई भी एंटीबॉडीज़ इसके ब्लड में प्रेजेंट होती ही नहीं है। सो इट इज़ वेलकमिंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। Fine. And do not forget this is regarded as universal recipient. Next thing is A किस किस से
blood receive कर सकता है, this is A and O only. B from B and O only, and this O scenario only talks about taking blood from a person having blood group O only. O अपने को छोड़ के किसी से भी अगर रिसीव करेगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा, आउट ऑफ कंट्रोल. वाई सो? लुक एट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. दोनों ही एंटीबॉडीज, दोनों ही मिसाइल लेके ओ ब्लड ग्रुप बैठा है, यानी कोई भी एंटीजन आएगा ए बी, ए या बी, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और आरबीसीज फिर खतरे में आ जाएंगे. तो ये किसी ऐसे ब्लड ग्रुप को प्रेफर कर ही नहीं सकते जहाँ पे कोई भी एंटीजन हो. तो इसीलिए दिस विल बी अ क्रॉस ओवर ए बी, ए एंड बी फॉर अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ. वो कोई भी रेजिस्ट कर ही नहीं सकता अगर उसके पास एंटीजन आता है तो. फाइन. सो दिस इज रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप. क्यों होते हैं, क्यों ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं, एंड व्हाट विल हैपन अगर हम ये ब्लड की मिक्स एंड मैच कर देते हैं, बी को ए का प्रोवाइड कर देते हैं, ए को ओ का प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में आने चाहिए, इनके रीजंस पता होने चाहिए. आगे चलते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि ए बी ब्लड ग्रुप के साथ ही अटैच रहता है, दैट इज द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज उसके आगे जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा देते हैं उसका मीनिंग क्या है. नाउ अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीजन जिसको हम रिसस फैक्टर बोलते हैं. रिसस फैक्टर बेटा एक टाइप के एंटीजन है, फैक्टर आप बोल सकते हैं, प्रोटीन्स आप बोल सकते हैं. एज यू नो दैट हमारी एवोल्यूशन मंकी से ऐप से हुई है, तो आज भी हमारे पास उनके कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट है. जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो ये प्रोटीन बना लेते हैं, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज रिसस फैक्टर. वाई दिस इज सो? दैट दिस रिसस इज एक्चुअली अ स्पीसीज ऑफ मंकी. तो यहाँ पे जिसके आरबीसी पे, जिसके ब्लड में ये रिसस फैक्टर की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है, जहाँ पे रिसस फैक्टर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं. जिनके पास रिसस फैक्टर नहीं है वहाँ पे हम नेगेटिव लगा देते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, आपका चाहे ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ए बी ओ या ए बी, ये किसी भी वे में आपको दूसरे से बेटर या इन्फीरियर नहीं बनाता है. तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो मेरा ब्लड ग्रुप बेटर है, या ओ वाला कोई डिसएडवांटेज फेस कर रहा है. डिसएडवांटेज सिर्फ इतनी होती है कि वो किसी से भी रिसीव नहीं कर सकता है, ए बी सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी. सेम दिस क्वेश्चन इज देयर कि क्या बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बेटर है या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बेटर है. सो द आंसर इज बोथ वर्क्स इन अ सेम मैनर. चैप्टर की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि वी रिक्वायरिंग दिस ब्लड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हमें ब्लड से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम लेना है. उसके पास कौन सा एंटीजन है, रिसस फैक्टर है या नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कंसेप्ट. Although these concepts come into play when we are talking about blood transfusion, जब किसी को किसी ऑपरेशन में, एक्सीडेंट में रिक्वायरमेंट हो जाती है, when these are falling short of amount of blood in their body, तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि उनको कौन सा ब्लड ग्रुप हमें प्रोवाइड करना चाहिए और उसके लिए रीज़न क्या है. Now the same is the concept of this negative and positive symbol. Look at here in this picture. What happen is if a female is negative for rhesus factor and the male is positive, after mating there will be a chances that if that female is going to conceive a baby and that baby is having positive type of blood group. मैं आपको काफ़ी धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. अगर दोनों कपल नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. प्रॉब्लम कब आती है? तब एक
पार्टनर नेगेटिव होता है रेसेस के लिए और दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। होता क्या है कि सपोज इन दिस सिनेरियो, इस डायग्राम में मैं किसकी बात कर रही हूँ, आर फीमेल इज नेगेटिव, ये कोई भी ब्लड ग्रुप है लेकिन उसके आगे सिंबल कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव। नाउ इफ शी कंसीव्स अ बेबी जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, नाउ यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन मदर्स एंड दिस फीटस टिश्यू। ये कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो देयर इज़ अ चांस कि ये वाला जो ब्लड ग्रुप है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, मदर के ब्लड ग्रुप के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ही मदर का ब्लड ग्रुप इस फॉरेन पार्टिकल को सेंस करता है कि अरे ये क्या आ गया है हमारे ब्लड में, तो ये देखिए जो आपको फोर्थ नंबर की स्टेज दिखाई दे रही है कि मदर के ब्लड में अब ये जो ग्रीन कलर के रोम्बस हैं ये बनना स्टार्ट हो गए हैं, इनके WBCs हरकत में आ गए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ एंटीजन को डिटेक्ट किया। वो क्या था, बेबी का रेसस फैक्टर था, पॉजिटिव होना था। फाइन। तो इस टाइम अब मदर ने इनके खिलाफ वेपन बना लिए हैं, एंटीबॉडीज बना ली हैं। और यही मदर अगर अगली बार किसी ऐसे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है जिसका ब्लड ग्रुप फिर से पॉजिटिव होता है, do not forget this time she is having these antibodies and these antibodies are likely to affect that fetus और ये इसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, मिसकैरेज की कंडीशन आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे कौन से सेल्स को हम डैमेज पहुँचा रहे हैं, दीज आर द इरेथ्रोसाइट्स। किसके, फीटस के हैं, तो इसलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, फिटालिस। फाइन। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर कि क्यों हम ब्लड ग्रुप में आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। सो फर्स्ट बेबी में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। ऐसे कपल जिनके पास एक के पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, दूसरे के पास नेगेटिव है, फर्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं क्योंकि उस ड्यूरेशन में वो मदर एंटीबॉडीज़ तैयार कर रही है। लेकिन दूसरा बेबी उसी ब्लड ग्रुप के साथ आ जाता है तो मिस कैरेज जैसी सिचुएशन अराइज होनी ही होनी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैम ऐसा तो नहीं है, मेरे भाई का ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ए है, मम्मी का ओ है, लेकिन वी आर हैविंग दिस सेपरेट टाइप ऑफ रिसर्च फैक्टर कि हमारे में, हमारी फैमिली में पॉजिटिव और नेगेटिव था और हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी वेरिएशन देखने को मिल रही है। नाउ दिस सिचुएशन इज़ अवॉइडेड नाउ डेज by the providing of the special anti RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शंस। जैसे ही डिलीवरी होती है, ये कंडीशन आगे फ्यूचर में उस लेडीज़ के साथ ना हो, कंसीविंग में उसको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही डिलीवरी होती है फीमेल को ये एंटी RH वाला इंजेक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो ग्रीन कलर के वेपन्स बने हैं इनको सप्रेस कर देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि आगे वाला बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हो या नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ हो, उस पे मदर के ये जो ग्रीन कलर के वेपन्स थे कोई भी असर ना डाल सकें। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ योर साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्यों इसको हम प्रेफर करते हैं। एक बात और, जिनका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वालों को ही रिसीव या डोनेट कर सकते हैं। फाइन। नेगेटिव वाले जो हैं वो नेगेटिव वाले ही आप प्रेफर करना चाहेंगे कि यहाँ पे हम दोनों की मिक्स मैच नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बी देखा और आपने कहीं से भी बी, अगर आपको एक पर्सन अवेलेबल हो जाता है आप उसको रिसीव करने के लिए या डोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट इज़ नॉट सो। we are again going to see what sort of rhesus factor you are having in your blood group, either A or B, or you can say these type of नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर दोनों में ही मैच करना, दोनों में ही कंपैटिबिलिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एंटीजन, इन टर्म्स ऑफ रिसस फैक्टर ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग। नाउ
हमने इरेथ्रोसाइट्स का अभी अभी फंक्शन देखा, उन पे एंटीजेंस होते हैं, रेसिस फैक्टर होते हैं, कैसे वो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, एज यू नो वेरी वेल, आर इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग. Blood clotting is that phenomena that happens when we are having this normal sort of bleeding after a minute cut and incision. इंसिजन कुछ भी होने पे, कोई एब्रेशंस हैं, कोई कट लग गया है, ब्लेड लग गया है, कहीं आप गिर गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर विल बी अ ब्लीडिंग, and after this bleeding we got to see that after very short time, it may be 2 to 3 minutes, वो bleeding खुद ब खुद रुक जाती है. now it is just because of presence of these platelets, और प्लेटलेट ने जो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना के आरबीसीज और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट थे उनके फ्लो को रोक दिया है. ये पूरा प्रोसेस होता कैसा है, यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स में इसको बताने की कोशिश की है. नाउ लुक एट हियर, इंजर्ड टिश्यू जहाँ कहीं पे भी हमारी बॉडी में होते हैं, दीज आर गोइंग टू एक्टिवेट वन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज. ये बेटा हमारे ब्लड में ही ये एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म में ट्रैवल करती रहती है. जब तक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इट इज़ नॉट गोइंग टू प्ले इट्स रोल. ब्लड जब फ्लो होने लगता है, नाउ व्हेन आवर बॉडी इज गोइंग टू सेंस ओके दिस इज़ एन एमरजेंसी, वो हमारी इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड दिस आयन नोन एज कैल्शियम. दोनों ही, एक हमारी एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज प्लस दिस कैल्शियम आयन गोइंग टू इनिशिएट दिस चेन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला जो रिएक्टेंट आता है वो थ्रोम्बो होता है. और ये थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन अगेन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. थ्रोम्बोकाइनेज आके इसके शेप में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, प्रो वर्ड को एलिमिनेट हम कर देते हैं. नाउ इट इज़ ओनली रिगार्डेड एज थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन यू कैन से इज अ एक्टिव पार्ट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. नेक्स्ट थिंग, जो फर्स्ट रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बना है वो सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करेगा. एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर द चेन रिएक्शंस. थ्रोम्बिन अब यहीं पे नहीं रुकने वाला, ये प्रोटीन करेगा क्या, क्यों बनाया है हमने इसको. थ्रोम्बिन आगे चल के फाइब्रिनोजन, दीज आर द अगेन सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में हमें मिलते हैं. एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है. तो ये जो प्रोटीन्स थे इनको फिर से हम चेंज करते हैं फाइब्रिन में. फाइब्रिन्स आर द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक आर हेयर. फाइन. तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बताइए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये आरबीसी के साथ बाइंड करके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लॉट. और ये क्लॉट इतनी थिक होती है कि जो भी डब्ल्यूबीसीज भाग भाग के वहाँ साइड से रिलीज़ हो रहे थे उनको ट्रैप कर लेती है, और ऐसे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो प्रिवेंट हो जाती है. सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे चल के जो हमारी ब्लीडिंग है वो एक बहुत ही कम टाइम में रुक जाती है. प्लेटलेट्स ने किया क्या था, प्लेटलेट एक्चुअली हैव रिलीज्ड दिस थ्रोम्बोकाइनेज जिसने चेन रिएक्शंस को स्टार्ट करने में हेल्प की थी. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ thrombocytes, or you can say platelet. Fine. Before we are going to having this termination session, I would like to give you a homework. Your homework will be, you will be recalling this 2 concept, ABO blood grouping plus rhesus factor and mechanism of blood clotting. Thank you everyone. Have a nice day.